नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। पहाड़ समाचार के साथ मैं हूं कुंदन जबैन। खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। उत्तराखंड में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 831 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद 23,000 के पार पहुंच गई है, जबकि अब तक 312 लोगों की इस बीमारी की वजह से मौत हुई है। कोरोना से अब तक 15,447 मरीज जंग जीत चुके हैं। प्रदेश में अब 7,187 एक्टिव केस हैं, तो 23,000 के पार ये संख्या पहुंच गई है और एक्टिव केस भी 7,000 से ज़्यादा है उत्तराखंड में। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 7,187 एक्टिव केस है उत्तराखंड में। 831 नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में। सुरेंद्र डसीला हमारा सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुरेंद्र, ये जो रफ्तार है वो कायम है, ये कहीं से भी घट नहीं रही है नए मामलों की अगर हम बात करें, और एक्टिव केस की संख्या भी अब 7,000 से तो ज्यादा हो गई है। बिल्कुल, देखिए कुंदन, लगातार उत्तराखंड में मामले बढ़ रहे हैं और यही चिंता की बात है। जहां 48 घंटे पहले 946 मामले आए थे, कल 831 मामले आए हैं और ये रफ्तार लगातार बढ़ रही है। जो जानकार हैं वो ये बताते हैं कि ये संख्या और बढ़ेगी। एक तो कारण ये है कि उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर टेस्ट हो रहे हैं। पहले टेस्ट 2 से 3,000 हो रहे थे, लेकिन अब 10,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। इनमें RT-PCR भी है और रैपिड एंटीजन टेस्ट भी है। लेकिन इस तरह से अगर संख्या बढ़ती रहेगी तो ये चिंता की बात होगी, क्योंकि प्रदेश में बड़े पैमाने पर पर्यटक भी आ रहे हैं और अगर मामले ज्यादा बढ़ेंगे तो पर्यटकों की संख्या में जो इजाफा होना चाहिए आर्थिक गतिविधियों को बेहतर करने के लिए, वो उसमें दिक्कत आएगी, वो कम होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य में अभी भी लोग बड़े पैमाने पर लौट रहे हैं। 25 से 35,000 तक जो नोडल अधिकारी हैं उनका कहना है कि प्रतिदिन लोग प्रदेश में आ रहे हैं। कई छोटे पैच ऐसे हैं जो कम्युनिटी स्प्रेड जैसी स्थिति जहां हो चुकी है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, इन क्षेत्रों में इस तरह के हालात हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि लगातार प्रिकॉशंस बरते जा रहे हैं, लोगों को सतर्क किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि संक्रमण ना फैले। लेकिन इस तरीके के हालात हैं कि अब तक CM आवास, राजभवन, हाई कोर्ट, इसके अलावा सचिवालय, ये सभी ऐसी जगह हैं जहां पर बड़ी संख्या में जाते रहते हैं और इन सभी जगह का मामले पॉजिटिव आ चुके हैं। तो चिंता इसलिए भी है कुंदन। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इसे बहुत ज्यादा चिंता नहीं मानता है। उनका ये कहना है कि टेस्ट बड़े पैमाने पे हो रहे हैं और सबसे ज्यादा रैपिड एंटीजन टेस्ट अब हो रहे हैं, इसलिए ये संख्या आपको ज्यादा नजर आ रही है। ये स्वास्थ्य विभाग का कहना है कुंदन। शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड में 7,187 एक्टिव केस है, कुल मामले 23,000 से ज्यादा हैं। 24 घंटों में नए मामलों की बात करें तो 831 नए मामले सामने आए हैं। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं हरिद्वार से जुड़ी हुई, जहां की 2 कंपनियों के खिलाफ FIR की खबर है। सिडकुल की कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी की मौत की जानकारी नहीं दी थी। एम्स में इलाज के दौरान कर्मचारी ने तोड़ दिया था दम। SOP का पालन नहीं करने पर FIR दर्ज की गई है 2 कंपनियों के खिलाफ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां की 2 कंपनियों के खिलाफ FIR लिखी गई है। आशु शर्मा फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशु, आप किस तरह की लापरवाही दोनों कंपनियों ने की? ये कोरोना को लेकर जिस तरह से मरीजों को ये जान पे छुपाई गई है और लगातार कंपनियों में कोरोना के पॉजिटिव मिलता है, इसको लेकर ही जिलाधिकारी द्वारा इस पे कार्रवाई की गई। और साथ ही एक जैसे कि एम्स में एक जो कोरोना पॉजिटिव भर्ती हुआ था, उसकी जब मौत होने के मामले में FIR दर्ज की गई है और साथ ही साथ जितनी भी और कंपनियां थी उनको भी हिदायत दी गई है कि अगर इस तरह की अगर कोई भी बातचीत कंपनियों द्वारा छुपाई जाती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार कोरोना के पॉजिटिव मिलते ही जा रहे हैं और हरिद्वार जिले में काफी संख्या होती जा रही है। तो इसको लेकर प्रशासन काफी अलर्ट है और जो भी इस तरह की कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। जी शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए आशु आपका। तो हरिद्वार की 2 कंपनियों के खिलाफ FIR लिखी गई है। खबर यह है कि कोरोना के मामले इन दोनों कंपनियों ने छुपाए थे।
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में लाए गए 30 अहम प्रस्तावों में से 28 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। अब उपनल के जरिए पूर्व सैनिक या उनके आश्रितों के अलावा अन्य लोगों को भी नौकरी मिल सकेगी। इसके साथ ही बैठक में केदारनाथ में चिनूक हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड विस्तार को भी मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। इस दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए पूरे इंतजाम किए गए। कैबिनेट बैठक में कई अहम मसलों पर मुहर लगी। बैठक में पर्यटकों के लिए पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल फोन टावर लगाने को लेकर भी सरकार ने अहम कदम उठाने का फैसला लिया है। अब निजी कंपनियों को प्रति टावर सरकार 40 लाख रुपए देगी। इसके लिए IT नीति में संशोधन को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। जल्द ही केदारनाथ धाम में भारत का अत्याधुनिक चिनूक हेलीकॉप्टर लैंड होने जा रहा है। उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक में केदारनाथ धाम के हेलीपैड के विस्तारीकरण के फैसले पर मुहर लगी है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने केदारनाथ में सरकार से हेलीपैड के विस्तारीकरण की मांग की थी। सामरिक दृष्टि से इस हेलीपैड का भविष्य में प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि बॉर्डर के पास भारी भरकम सामान पहुंचाने और दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर सक्षम है। सर, ये हेलीपैड का जो विस्तारीकरण हुआ है, किस लिहाज से आपको बहुत महत्वपूर्ण लगता है? इसमें जो वायुसेना है उनके साथ बैठे थे सब लोग, उन्होंने कुछ दृष्टि सुझाई थी कि चिनूक हेलीकॉप्टर अगर वहाँ हम उतारे तो उसके लिए कितना क्षेत्रफल चाहिए, तो उसका विस्तारीकरण कितना चाहिए। उसमें कुछ जो हमारा बना हुआ क्षेत्रफल है वो हटेगा, जिसमें कुछ बनी हुई हमारे जो हट हैं वो भी हटेंगी, और इस प्रकार से वो 100x50 मीटर उसे बढ़ाया जाएगा। उसकी अनुमति आज दे दी। उत्तराखंड में बीजेपी के कई विधायकों की नाराजगी पर बीजेपी के विधायक देशराज कर्णवाल का बड़ा बयान सामने आया है। देशराज कर्णवाल का कहना है कि बीजेपी का कोई भी विधायक मुख्यमंत्री से नाराज नहीं है, केवल मंत्री बनने की होड़ में विधायक अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इसलिए विधायक अपने साथ कई विधायकों के होने का दावा कर सिर्फ संगठन को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक नाराज नहीं है, विधायक मंत्री बनने के होड़ में है। वो तो मंत्री बनने जा रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं, क्योंकि 3 पद खाली है, अब वो भरे जाने हैं। तो वो मुख्यमंत्री से नाराज नहीं है, वो संगठन को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। उनके साथ जा करके आ करके अब मेरे साथ इतने विधायक हैं, मेरे साथ इतने विधायक हैं, तो ये तो मंत्री बनने का मामला है। ये कोई लड़ाई का भिड़ाई का मामला नहीं है। हमारे संगठन ने साफ कह दिया है, किसी विधायक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी इस बारे में कहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में और विकास हो, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि मैं मुख्यमंत्री जी से नाराज हूं। बहुजन समाज पार्टी के उत्तराखंड अध्यक्ष नरेश गौतम ने उत्तराखंड के बीजेपी विधायकों की सरकार से नाराजगी को लेकर त्रिवेंद्र सरकार पर निशाना साधा है। नरेश गौतम ने कहा कि बीजेपी सरकार से सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि एक एक कार्यकर्ता भी नाराज और निराश हैं। नरेश गौतम ने कहा कि बीजेपी से नाराज लोग अब बीएसपी की तरफ रुख कर रहे हैं। नरेश गौतम का कहना है कि उत्तराखंड में दलित और मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, जिसकी वजह से सर्व समाज के लोग बसपा की तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं। उत्तराखंड बीएसपी अध्यक्ष ने दावा किया कि इस बार उत्तराखंड में बीएसपी के बिना सरकार नहीं बनेगी। के विधायक नहीं, भाजपा का तो प्रत्येक कार्यकर्ता नाराज है। उसकी आपको वजह दिखाई दे रही होगी। जितने लोग अभी तक बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं इसी महीने 12 तारीख को मुझे माननीय बहन जी ने बनाया था, मैं 13 तारीख को वहाँ गया था, और 13 तारीख अब तक जितने लोग आए वो सारे भारतीय जनता पार्टी के छोड़ के आए, और वो सब पिछड़े समाज के लोग हैं, सब अधिकतर। तो पिछड़ा समाज वहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में है, और पिछड़े समाज के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, वहाँ दलित समाज के साथ अत्याचार हो रहा, मुस्लिम समाज के साथ अत्याचार हो रहा, उससे सब नाराज होकर सर्व समाज में भी ब्राह्मण समाज हो उनके साथ भी अत्याचार हो रहा, तो सर्व समाज के लोग आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल लगातार बैठक कर रहे हैं। कोरोना संकट के बीच होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर खास तरह की तैयारियां की जा रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सत्र के दौरान कोरोना से बचने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। सैनिटाइजेशन के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा जाएगा। वहीं वर्चुअल सत्र को लेकर भी चर्चा चल रही है। इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हर मुद्दे पर चर्चा हो रही है, जल्द ही इस पर आखिरी फैसला ले लिया जाएगा।
सत्र के दौरान किस प्रकार से हमारा ये सत्र ठीक से संपन्न हो, जिस प्रकार का ये वैश्विक महामारी हमारे सामने है, हर पहलू में हम लोग विचार कर रहे हैं। वर्चुअल पे भी हम विचार कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन होगा ही, सैनिटाइज़र भी हम वहाँ रखेंगे भी, यहाँ भी करेंगे, रैपिड टेस्ट, दूसरे टेस्ट कराने की भी हम विचार कर रहे हैं। यानी कुल मिला के सोशल डिस्टेंसिंग और सारे विषय को जो मानक हैं इस समय और सभी का पालन करते हुए हमारा सत्र ठीक ठाक संपन्न हो, उसको लेके हम लोग पूरे हर पहलू पर विचार कर रहे हैं। बीजेपी विधायक महेश नेगी के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार और पुलिस को काउंटर एफिडेविट जमा करने को कहा है। साथ ही न्यायालय ने पीड़ित महिला के साथ किसी भी तरह का बल प्रयोग नहीं करने को भी कहा है। मामले में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। साथ ही न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने पहले विधायक महेश नेगी और द्वाराहाट निवासी पीड़ित महिला के बीच हुए व्हाट्सएप को देखा। इसके बाद न्यायालय ने कहा कि पीड़ित ने 5 करोड़ रुपयों की मांग नहीं की, बल्कि विधायक की पत्नी ने 5 लाख की पेशकश की थी। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता के द्वारा ये बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच व्हाट्सएप मैसेजेस हैं जो ये साबित करते हैं कि याचिकाकर्ता ने पैसे मांगे। परंतु आज जब व्हाट्सएप मैसेजेस अदालत में पढ़े गए तो उसमें यह साबित नहीं हुआ कि याचिकाकर्ता द्वारा किसी प्रकार के धन की वसूली का प्रयास किया गया हो, बल्कि यह जरूर साबित हुआ कि शिकायतकर्ता द्वारा धन का लोभ दिया गया। बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि 20 सितंबर तक अगर डॉक्टरों की तैनाती नहीं हुई तो कांग्रेस जिले भर की तहसीलों में सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन के साथ ही धरना प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि कोरोना, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का कहर बरपा हुआ है और जिले में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। टिहरी में 12 सितंबर को पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी उत्तराखंड के विधिक सेवा प्राधिकरण के जज अशोक कुमार ने दी। वहीं आज लोक अदालत में निस्तारण के केसों को शामिल करवाने का आखिरी दिन था, जिसमें आज कई आवेदन आए हैं। ई लोक अदालत में केसों का निस्तारण 6 बेंचों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक लिंक भी दिया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जज अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला जज की अगुवाई में आधिकारिक केसों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। पेंडिंग केसों के 5% का निस्तारण किया जाएगा। 12 सितंबर को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक आयोजित होने वाली इस लोक अदालत का आयोजन नई टिहरी न्यायालय सहित कीर्तिनगर और नरेंद्र नगर में भी किया जाएगा। माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के द्वारा निर्देशित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल की ओर से माननीय जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा ये लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और आगामी 12 सितंबर को द्वितीय शनिवार को लोक अदालत 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। उसके लिए हमने जिला मुख्यालय पर 4 लोक अदालत बेंच बनाई हैं और 2 हमारे आउटलाइन कोर्ट्स हैं, कीर्तिनगर और नरेंद्र नगर। वहाँ पर भी हमने एक ई लोक अदालत बेंच का गठन किया है। उत्तरकाशी के गंगोरी क्षेत्र में नदी में बह रहे मजदूर को गांव के लोगों ने सुरक्षित निकाल लिया। बताया जा रहा है कि नदी का जलस्तर बढ़ने से मजदूर नदी के पानी में बहने लगा था। स्थानीय लोगों के साथ साथ पुलिस के कुछ कर्मचारियों ने मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाला। मजदूर प्रेमलाल को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से लगातार लैंडस्लाइड भी हो रहा है। टिहरी के तोता घाटी में NH60 पर भी मलबा आया हुआ है, जिसकी वजह से आवागमन बाधित है, जिसका निरीक्षण करने के लिए खुद डीएम मंगेश घिल्डियाल मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने किसी भी आपदा से निपटने के लिए तोता घाटी के दोनों तरफ एम्बुलेंस को 24 घंटे तैनाती के निर्देश दिए हैं। साथ ही तोता घाटी के स्लाइडिंग जोन को तत्काल भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाने के लिए कहा है। इसके अलावा डोबरी गांव के 2 संपर्क मार्गों के स्थायी निर्माण होने तक मार्ग को वैकल्पिक रूप से तैयार करने के डीएम ने निर्देश दिए। उधमसिंह नगर में जापानी बुखार ने दस्तक दी है। खटीमा का इलाका कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहा है। वहीं अब जापानी बुखार एन्सेफेलाइटिस ने भी सीमांत इलाके में अपनी दस्तक दे दी है। खटीमा के बलुआ बगुलिया ग्राम सिसैया गांव में 2 बच्चियों ने हल्द्वानी में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों ही बच्चियां जापानी बुखार यानी एन्सेफेलाइटिस से पीड़ित थीं। दोनों बच्चियों की मौत से परिवार में शोक की लहर है।
चमोली में पिछले कई सालों से दशौली के आधे दर्जन गांव विद्युत आपूर्ति की समस्या से परेशान हैं, जिसे लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि दशौली ब्लॉक के लाठी, मजौठी, रंगतौली, हरमनी, सेंडूगड़ा, पोल गांव में विद्युत आपूर्ति सही नहीं होने पर उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में नाराज ग्रामीणों ने अधिशासी अभियंता के सामने अपनी समस्या रखी। चाहे हमारी ग्राम सभा हरमनी हो, गोलिम हो, दुसादगांव हो, पेड़ हो, रोबा बांधबगड़ हो, लासी में गोटी सेंडूगड़ा, सारे क्षेत्र में इस प्रकार की समस्या बनी रहती है। दिन में लाइट आती है और रात को पानी आता है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए आज हमने समस्त क्षेत्र के प्रधानाधिकारी ने एक्शन से मुलाकात करके संबंधित अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जो भी उस फील्ड को देख रहे हैं, उसमें जो भी व्यवधान हो रहे हैं उसको ठीक करवाया जाए। हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा के लोग खस्ताहाल सड़कों से परेशान हैं। रानीपुर विधानसभा की सड़कों में पड़े गड्ढे हादसे को दावत देते रहते हैं और लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। स्थानीय विधायक आदेश चौहान अपनी विधानसभा में सबसे ज़्यादा सड़कों के निर्माण की बात कर रहे हैं, मगर उनको नहीं पता कि उनके विधानसभा में गड्ढों की वजह से लोग इतने परेशान हैं कि लोग अब गुहार लगाने को मजबूर हैं कि इन सड़कों का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए। बहुत बड़ी दिक्कत, पानी के गड्ढे हैं, तालाब जैसे बन गए हैं, तो चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। किसी गाड़ी से जाओ तो उस गाड़ी रुक जाती है, उसमें पैर कपड़े सब खराब हो जाते हैं। करीब 4-5 महीने से हो गए गड्ढों में। चाहते हैं कि ये रोड बन जाए बढ़िया और सब कुछ आने जाने लगे, और क्या। रुड़की में पुलिस ने नकली चाय फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुरानी तहसील के पास एक मकान में चल रही ये फैक्ट्री पकड़ी गई है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में नकली चाय पत्ती बरामद हुई है। पुलिस ने मकान से चाय पैकिंग मशीन भी बरामद की है। बरामद की गई नकली चाय की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। फैक्ट्री मालिक समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर संतोष सिंह ने बताया कि पिछले लंबे समय से नकली चाय बनाने की शिकायत मिल रही थी, जिसका सैंपल लैब में भेजा जाएगा। फिलहाल पूरी कंपनी को सील कर दिया गया है और आरोपी कंपनी मालिक से पूछताछ जारी है। पीयूष गर्ग, जो पुरानी तहसील के रहने वाले हैं, इनके द्वारा उनके चाय के रैपर के आर्टिफिशियल रैपर बना करके चाय भर के उनके नाम से बेची जा रही है। इस सूचना पर कॉपीराइट एक्ट और 420 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और पुलिस द्वारा मौके से इनके गोदाम से वो नकली रैपर और चाय के पैकेट बरामद किए गए हैं, जिन्हें कब्जे में ले लिया गया है और अभियुक्त को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस द्वारा सूचना मिली थी कि कोई आदमी केसरी ब्रांड से अपनी चाय बना रहा है, जिसका ट्रेडमार्क उसके पास नहीं है। तो उसके यहाँ जाया गया और उसका फूड लाइसेंस पूछा गया। उसके पास फूड लाइसेंस भी नहीं था। उसके यहाँ से 2 उनका चाय का नमूना जांच के लिए लैब भेजा गया। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर के गाबा चौक के पास एक युवक ने सुसाइड करने की कोशिश की। युवक अपने गले में पेचकस से वार करता दिखा। इस दौरान वहां मौजूद होमगार्ड ने युवक को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उससे हाथापाई करने लगा। हालांकि उसे काबू में करने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया। हाथापाई का पूरा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। युवक अपना नाम गुरविंदर सिंह बता रहा है, जो कि नशे का आदी और मानसिक रूप से बीमार है। लाहौल स्पीति से लेकर लद्दाख के बीच हिंदुस्तान ने तैयार कर लिया है ऐसा गेम चेंजर, जिसने चालबाज चीन के पसीने छुड़ा दिए हैं। ये गेम चेंजर है भारत का नया विजय पथ, यानी रोहतांग में बना अटल टनल। समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बने इस टनल के जरिए हिंदुस्तान की सेना पलक झपकते ही LAC पर पहुंचकर धोखेबाज चीन की किसी भी चालबाजी का आसानी से मुंहतोड़ जवाब दे सकेगी। पंजाल की पहाड़ियों के नीचे बना ये टनल आने वाले दिनों में चीन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होने वाला है, क्योंकि इस टनल के जरिए चीन को पता चलने के पहले ही भारत की सेना उसके सिर पर सवार हो जाएगी। चीन के लिए ये इसलिए भी बड़ा सिरदर्द है क्योंकि इससे होने वाला मूवमेंट ना तो सैटेलाइट की पकड़ में आएगा और न ही चीन की रेकी टीम इसे देख सकेगी। पीर पंजाल की पहाड़ियों के नीचे से होते हुए ये टनल सीधे लद्दाख तक पहुँचेगी।
सामरिक दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो लाहौल स्पीति है, जो हिमाचल प्रदेश का एक जिला है लाहौल स्पीति, वो 12 महीने जो है अब देश से कनेक्ट रहेगा। नहीं तो जो रोहतांग दर्रा है वहाँ पर बर्फ पड़ती थी, जिसके कारण उसकी कनेक्टिविटी जो बिल्कुल बंद कर दी जाती थी। और वहीं पर लद्दाख में जो सैन्य सामान है या दूसरी रसद है उसको पहुँचाने के लिए जो है उसकी कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी रोहतांग में जब स्नोफॉल होता था। लेकिन अब जिस तरह से रोहतांग टनल बनकर तैयार हो रही है, अंतिम रूप इसको दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सामरिक दृष्टि से ये टनल बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि मनाली से लेह तक नीमू और दारचा होते हुए वैकल्पिक कनेक्टिविटी के लिए तेजी से काम हो रहा है। इससे लेह से मनाली तक जाने का रास्ता तो बचेगा ही, लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है कि ना तो पाकिस्तान और ना ही कोई दूसरा दुश्मन इस रोड पर आर्मी की मूवमेंट, तैनाती और लद्दाख तक तो टैंक जैसे भारी हथियारों की मूवमेंट को देख सकेंगे, क्योंकि इस रोड का ज्यादातर हिस्सा टनल से गुजरेगा। यानी भारत ने चीन की आंखों में आंखें डालकर साफ कर दिया है कि अब हम किसी तरह के दबाव में आने वाले नहीं हैं। अब भारत की यह सड़क चीन को ऐसा सरप्राइज देने वाली है कि ड्रैगन की हर चाल धाराशायी हो जाएगी। इसके जरिए लद्दाख तक तेजी से सैन्य मूवमेंट हो सकेगा। साथ ही मनाली और लेह के बीच की दूरी 3 से 4 घंटे घट जाएगी। ये टनल बनने से अभी लद्दाख के लिए दूरी 46 किलोमीटर कम हो रहा है। उसके अलावा जो समय है जो जाने का वो भी 3 से 4 घंटे तक जो है कम हो रहा है। चीन लद्दाख की सीमा पर इसलिए आंखें दिखाने की कोशिश करता है क्योंकि देपसांग और काराकोरम पास को जाने के लिए सिर्फ एक रूट दौलत बेग ओल्डी का है और ये रोड LAC से होकर गुजरती है, जिस पर PLA की आसान नजर बनी रहती है। लेकिन अटल टनल की वजह से इंडियन मूवमेंट पूरी तरह से नजरों से दूर रहेगा। चीन को पता भी नहीं चल सकेगा और भारतीय सेना उसके सिर पर सवार हो जाएगी। अटल टनल का निर्माण कर रही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का दावा है कि इसकी मदद से सेना का समय तो बचेगा ही, बर्फीले मौसम में भी इसके जरिए सेना अपना मूवमेंट कर सकेगी। को आर्मी के लिए तो आने जाने के लिए तो लंबाई जो है इतना मतलब जो है दूर जो है कम हो रहा है और समय भी कम हो रहा है और वही आर्मी के लिए सबसे ज्यादा फायदा है। सुरक्षा के लिहाज से इस टनल के साथ ही इसके नीचे एक एस्केप टनल भी बनाई गई है जो आपात स्थिति में लोगों के काम आ सकेगी। इस टनल के साथ एक और टनल बनाई गई है जिसे एस्केप टनल का जो है वो नाम दिया गया है। अगर कोई भी किसी तरह की कोई अनहोनी जो मेन रोड पर होती है, जो मेन टनल पर होती है, तो वहाँ से बचकर जो है इस टनल में जो है आया जा सकता है। तो इसको जो है वो बनाया गया है उसी रोड के नीचे, यानी कि जो मेन टनल है उसके नीचे जो है इसको बनाया गया है। ये सुरंग करीब 9 किलोमीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी है। यहाँ हर 150 मीटर पर टेलीफोन कनेक्शन दिया गया है। हर 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट लगाया गया है। साथ ही हर 500 मीटर पर इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट तैयार किया गया है। सामान्य स्थिति में यहाँ से रोज 1500 ट्रक और 3000 कार गुजर सकेंगी। सुरक्षा के लिहाज से हर 250 मीटर की दूरी पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं ताकि सुरंग के चप्पे चप्पे की मॉनिटरिंग की जा सके। इस टनल का दूसरा छोर लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी के सामने निकलता है और वहीं से ये सड़क लेह तक चली जाती है। इसी महीने इस सड़क को प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। जो आप सामने जो सड़क देख रहे हैं ये लेह लद्दाख के लिए जाती है, यानी कि सड़क से आप लेह लद्दाख तक जा सकते हैं। और इसी के साथ सामने वाले जो पहाड़ी है जो मेरे सामने आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं, यहाँ पर ये नॉर्थ पोर्टल है जो रोहतांग टनल का है और ऊपर आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े अक्षरों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अटल टनल रोहतांग लिखा हुआ है। अब ये टनल तैयार है और इसी महीने जो है वो देश को समर्पित कर दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट श्यामल के साथ विशाल ठाकुर, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश। और इसी के साथ पहाड़ समाचार में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।